Hello everyone, a very good evening to all and welcome to Physicam Academy। फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। हम लाए हैं आप लोगों के लिए जैम का बिल्कुल ही फ्री कोर्स जो होने वाला है 3 महीने तक, और 3 महीने तक लगातार फिजिकम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल ही फ्री लेक्चर्स आते रहेंगे। ना तो कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज होगा और ना ही वीडियो में प्राइवेसी लगेगी। तो बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था और एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम पहला लेक्चर कर चुके हैं। और इससे पहले ज़रा इस पे अपनी निगाहें डाल दीजिए कि लास्ट 28 डेज का ये डेटा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि नॉन सब्सक्राइबर्स जो है वो 69.9% वॉच मिनट्स है इनकी आ रही है। भाई जो सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर दे यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, उल्टा आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प होगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों का सपोर्ट आ रहा है। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट अवर रिवॉल्यूशन। अगर पढ़ने वाले होंगे तब हम पढ़ाएंगे ना। आप पढ़ने के लिए तैयार तो हो जाओ, तो हम देने के लिए बेस्ट कंटेंट है हमारे पास। ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स 30% है और नॉन सब्सक्राइबर्स जो है वो 70% है जो यहाँ पे लेक्चर्स देख रहा है। तो ठीक है, वो नॉन सब्सक्राइबर्स जो है वो भी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज होने वाला है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, देखिए पहले तो एज यूजुअल फटाफट से पानी की बोतल लेके बैठ जाइए अपने पास और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। प्रीवियस क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा उस पर रिविजन करते हैं। ठीक है, तो रिविजन हम देखो प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़े थे। जो एटम जो है उसका जो स्ट्रक्चर किस तरह का है, क्योंकि एटम जो है ना वही उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रख रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब के और न्यूक्लियस, इन सब के बारे में डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे पता लगा, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किस तरह से किए गए, इनसे कोई क्वेश्चन आने वाला तो नहीं है, पर जो है हमारे बेसिक नॉलेज ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हमने थोड़ी बहुत बातें ये भी देखी थी कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह से लाइट जो है, अच्छा फोटोन का तो भी बाकी है ना, प्लैंक्स क्वांटम थियरी बाकी है अभी। ठीक है, लेकिन फिर हमने एक कंसेप्ट ये भी देखा था कि रुदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था कि न्यूक्लियस है बीच में, फिर उसके अंदर प्रोटॉन्स है, और जेम्स चैडविक ने उसके अंदर न्यूट्रॉन्स का भी बताया था। लेकिन उसने जो मॉडल दिया था रुदरफोर्ड ने, ठीक है, वो फेल हो गया था बिकॉज उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक फिजिसिस्ट था उस वक्त का, उसकी थियरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन अगर उसके इर्द गिर्द घूम रहा है तो वो एक्सेलरेशन की वजह से एनर्जी अपनी जो है वो बाहर फेंकता जाएगा और वो धीरे धीरे अंदर कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से। उसका लिमिटेशन जो था वो ये था, उसने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूमते हैं, ठीक है, या फिर किस तरह से एटम्स के इर्द गिर्द अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने कुछ चीजें देखी थी कि किस तरह से जो इसका था वेव नेचर पढ़ने की जरूरत थी हमें बस, और वेव नेचर के ऊपर हम आ गए थे पहले, क्योंकि आगे हमें इसको ना एक्सप्लेन किया था बोर ने। बोर एटॉमिक मॉडल आएगा, लेकिन इसके पहले हमें थोड़ा वेव नेचर पढ़ने की जरूरत थी। तो वेव नेचर में हमने थोड़ा सीखा था कि दो तरह की वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो, हाँ, मैकेनिकल वेव्स होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी। ठीक है, किस तरह से उनका जो लाइनिंग्स होता है, ठीक है, किस तरह से वो आगे बढ़ती है। तो इसी तरह से फिर आगे हमने देखा था कि लाइट जो होती है ना, लाइट, ठीक है, लाइट जो है न्यूटन ने ये बताया था कि वो एक पार्टिकल नेचर उसका है, उसका जो है ना वो पार्टिकल नेचर वो रखती है। ठीक है, लेकिन आगे जाके थोड़े साइंटिस्ट ने इसको वेव नेचर कंसिडर करके काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, और वेव ने मैक्सवेल जो थे ना, मैक्सवेल, उन्होंने लाइट को इस तरह से बताया था कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऑसिलेशन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का भी ऑसिलेशन हो रहा है, और लाइट भी मूव कर रही है। ठीक है, यानी लाइट जो है ना, लाइट के साथ साथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये दोनों लग रही है। ठीक है, यानी वो दोनों की वेव्स जो है वो ऑसिलेट हो रही है।
ठीक है। तो और ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, मैग्नेटिक ऑसिलेशन और लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी आप सोच सकते हैं कि एक जेड एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, इस तरह से तीनों का मोशन होगा। ठीक है। फिर उनका वेव नेचर जो कंसिडर किया गया था, इसमें उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सारी बातें उन्होंने मॉडिफिकेशन में ये समझ में आ गई थी। लेकिन जब बात आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये वेव नेचर से समझाया नहीं जा सकता था। इसके लिए पार्टिकल नेचर ही उनको एक्सेप्ट वापस से करना पड़ा। ठीक है। तो अब सब और पार्टिकल नेचर से उनको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। तो अब ये जो समस्या होगी, इससे क्या उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो लाइट है ना, वो ड्यूअल नेचर है। ठीक है। लाइट जो है उसका ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। अब इससे दोनों एक्सप्लेन हो जाते थे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट वेव से हो रहे थे, कुछ कंसेप्ट पार्टिकल नेचर से हो रहे थे। लेकिन अब उसको ड्यूअल नेचर मान लिया गया। ठीक है। यानी उसको फाइनली कंक्लूड किया गया कि लाइट जो है कि ड्यूअल नेचर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैक्सवेल ने बोला था ना, उससे भी काफी उसका जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी बातें जो थी वो प्रूव हो रही थी। यानी फाइनली जो लाइट को माना गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ड्यूअल नेचर माना गया। ठीक है उसको। तो अब जरा देखिए लाइट का जो वेव नेचर जो होता है ना, उसके बारे में पहले हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है। क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थियरी, जो प्लैंक ने जो थियरी दिए थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने से पहले प्लैंक ने क्या बताया था कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया था। ठीक है पूरा। लेकिन उससे पहले हम लाइट का वेव नेचर की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन लाइट की वेव नेचर में क्या था एक्चुअल में, कि पहले ही माना जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, अर्लियर साइंटिस्ट ना ये सोचते थे कि सन से जो रेडिएशंस आ रही है, वो रेडिएशंस जो है ना बिल्कुल ही सिर्फ जो हमें इंद्रधनुष दिखता है, ठीक है, विबग्योर जिसे हम कहते हैं, रेनबो, ठीक है, सिर्फ ये 60 प्रकार के कलर्स वाले जो रेडिएशन है ना, ये बस मैक्सिमम है। मैक्सिमम लाइट जो है ना, वो रेडिएशन जो आ रहे हैं ना, वो यही है। ठीक है। लेकिन उसके बाद आगे जाते हमें पता चला कि जो सन से जो रेडिएशंस निकल रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, उसका पूरा स्पेक्ट्रम है। और उसमें से जो हमें दिखता है ना, वो तो बहुत छोटा है, ज्यादातर हमें दिखता ही नहीं है। तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। जो ईएम रेडिएशंस आती है, उसका जो पूरा स्पेक्ट्रम है, वो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ आती है गामा रेज, फिर आती है, और सबसे कम होती है वो होती है लॉन्ग वेव्स। फिर यहाँ पे देखते जाए आप। ठीक है। यहाँ पे एक्स रेज, यूवी रेज, और अब ये वाली जो है ना, विबग्योर, जिसे हम कहते हैं विजिबल रीजन। उसके बाद जो है इंफ्रारेड, उसके बाद है माइक्रोवेव्स, उसके बाद है रेडियो वेव्स। ठीक है। ये जो पूरा ऑर्डर लिखा गया है ना, इसमें लेफ्ट टू राइट, इनकी जो, सॉरी, इसको हम राइट टू लेफ्ट कंसिडर करते हैं, ताकि क्या है कि थोड़ा इजी रहेगा। राइट टू लेफ्ट, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, और इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशन है ना, देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एच सी बाई सी बाई लैम्बडा, ये होती है फ्रीक्वेंसी।
ये होती है वेवलेंथ, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो वेवलेंथ उनकी कम होती जा रही होगी। अब यहाँ जरा एक बात सोच ले आप, यहाँ जरा एक अपने अंदर ये थिंकिंग जरा डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि आप जरा सोचिए, ये अगर ग्राफ है और इनकी अगर वेवलेंथ कम हो रही है, ठीक है, यानी वो एक सेकंड में बहुत सी वेवलेंथ जो है, बहुत सी वेव्स जो है वो कवर हो जाएगी। यानी कि उनकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी। यानी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हुई तो उनकी एनर्जी जो होती है ना, उनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब जरा यहाँ पे देखें कि 3 एक्सपेरिमेंट थे। जो उसका वेव नेचर जो था वो एक्सप्लेन कर रहा था कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहा था, और उनका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ उनके पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा था। ठीक है, और 3 एक्सपेरिमेंट थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। ठीक है, ये जो 3 थे ना, ये इनके रे यानी कि वेव, रे और वेव दोनों नेचर से इनका एक्सप्लेन हो रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। और एक बात और देखिए, इसमें एक बात और समझ ले जरा, बहुत आसान सी बात है कि ये सारी जो वेव्स थी ना, वो कौन सी थी, सन से निकलने वाली है सारा रेडिएशंस, और नॉन मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है, यानी इन सब की जो स्पीड है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। सबकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी सबकी जो स्पीड होने वाली है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होने वाली है। क्योंकि सारे ये सारे नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, और ये सारी रेडिएशंस कहाँ से आ रही थी, ठीक है, ये सारी रेडिएशंस जो है वो सन में से आ रही थी, या फिर इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम इस तरह से पूरा फैला हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा बढ़ते हैं आगे प्लैंक्स क्वांटम मॉडल की तरफ। ठीक है, जो हमें बताता है कि लाइट है ना उसका पार्टिकल नेचर है। ये बताता कौन है हमें, प्लैंक, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। अब देखिए प्लैंक्स क्वांटम थियरी, अब ये क्या बता रहे हैं, ठीक है, हमें असल में ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो है, यानी एवरी रेडिएशंस कोई भी हो, गामा रे हो, एक्स रे हो, लॉन्ग वेव हो, गामा रे से लॉन्ग वेव तक सारी की सारी रेडिएशंस, सब में ना डिस्क्रीट अमाउंट, उनकी जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी कि इसको इस तरह से हम मान सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें होते हैं। जैसे कि अगर हम गामा रे को ले लेते हैं, तो अगर ये पड़ती है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इनका ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स जो है ना ग्रुप, अब एक एक अगर लाइट को पार्टिकल नेचर माना गया है, ठीक है, तो वो पार्टिकल के फॉर्म में होंगे, तो उनकी एनर्जी भी पार्टिकल में रही होगी। ठीक है, तो अब असल में क्या है कि प्लैंक ने ये बताया कि ये लाइट जो है ना, ये इसका पार्टिकल नेचर है, और एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल इकट्ठा होके एक क्वांटा बनाते हैं। ठीक है, ये जो क्वांटा है ना, ये इसमें सारे के सारे में ना इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है ना प्रेजेंट होती है। मान लो कि अगर, और अगर ये लाइट, अगर इसको हम लाइट में मान लेना तो इसको ना फोटॉन्स कहा जाता है। अब देखिए समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर
ये जो पूरा देखिए गामा रे से लेके लॉन्ग वेव्स तक जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम है, अगर कोई भी रेडिएशंस हम उठा ले, अब उसके रेडिएशंस जो आ रहे हैं ना, वो एक लाइट जो है ना, यानी जो रेडिएशंस जो है ना, वो पार्टिकल नेचर उसके अंदर रख रहा है, ठीक है। अगर पार्टिकल नेचर होगा तो वो पार्टिकल्स के अंदर ही उनकी एनर्जी होगी। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक सिंगल सिंगल जो वो पार्टिकल है ना, सिंगल सिंगल पार्टिकल, देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ईच रेडिएशन कैरी नंबर ऑफ पार्टिकल। देखिए एक रेडिएशन जो कोई भी होगी वो नंबर ऑफ पार्टिकल को वो कैरी कर रही होगी, ठीक है, विच आर इन ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप में होंगे, नोन एज क्वांटा, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज ओनली वन पार्टिकल देन इट इज नोन एज क्वांटम, एंड व्हेन इट कम्स टू विजिबल लाइट इट इज सेड फोटॉन्स, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सी थियरी है। देखिए अगर हम गामा रे से लेकर लॉन्ग वेव्स तक कोई भी रेडिएशंस ले ले, अगर रेडिएशंस आ रही है तो उसमें ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ जो है पार्टिकल्स होंगे। अब ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। अब उसमें से अगर हम इसको पहले इरेज कर देता, वरना आपका माइंड इस तरह ना यहाँ पर डाइवर्ट होता रहेगा। देखिए इसको भी भूल जाए, ठीक है, मैं आपको फिर से अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए ऐसा, ठीक है। अब ये जो ग्रुप होगा ना, उनको कहते हैं ग्रुप ऑफ पार्टिकल को कहेंगे क्वांटा, ठीक है। अब उसमें से अगर एक पार्टिकल को सिर्फ कंसीडर कर लिया जाए तो उसे कहेंगे क्वांटम। और अगर ये पार्टिकल अगर ये पार्टिकल जो है, ठीक है, वो अगर विजिबल लाइट का पार्टिकल हुआ, यानी हम जो देख पाते हैं वो विजिबल लाइट का पार्टिकल हुआ, तो उसे कहते हैं फोटॉन्स। अब आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है कि एक एक फोटोन जो है ना, एक एक फोटोन, ठीक है, उसमें एक क्वांटाइज्ड एनर्जी है। क्या है उनकी एनर्जी जो है ना, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड यानी डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी हर एक फोटोन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मान लो कि उसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एक फोटोन में, यानी दूसरे फोटोन में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे फोटोन में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर हम एक पार्टिकल मान रहे हैं, ठीक है, तो सब एक एक पार्टिकल अपनी एनर्जी खुद लेके चल रहा होगा। और अगर सारे पार्टिकल एक ही रेडिएशंस के हैं तो अब मान ले, देखिए सब में इक्वल एनर्जी होगी, तो कैसे एनर्जी जा रही है उस लाइट की, वो एक एक फोटोन अपनी अपनी एनर्जी कैरी कर रहा है। और एक एक फोटोन जो है उसमें ऐसा नहीं कि किसी में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी में 15, किसी में 20, इस तरह से नहीं है, ठीक है। एक एक फोटोन है वो उनकी एनर्जी बिल्कुल क्वांटाइज है, हर एक के पास इक्वल डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी सब में प्रेजेंट है। यही उसका मॉडल था, प्लैंक्स क्वांटम थियरी इसे ही कही जाती है। अब वो एनर्जी जो है ना, अब इनकी जो एनर्जी है उसको उसने एक फॉर्मूला दिया था कि देयर एनर्जी इज E इक्वल्स टू एच म्यू। अरे यार क्या हो रहा है, इनकी जो एनर्जी है उन्होंने बोला है कि वो है, उन्होंने फॉर्मूला दिया E इक्वल्स टू एच म्यू। यहाँ पे H जो है उसे कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो म्यू है वो तो आपको पता ही है कि भाई फ्रीक्वेंसी है, और E है एनर्जी है, ठीक है। ये फॉर्मूला उन्होंने बताई। अब ये फॉर्मूला किसकी थी आप जरा देखिए, ये वाली एनर्जी की बात हो रही है जो क्वांटाइज है ना, एक एक फोटोन के पास डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्वांटाइज है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है,
ठीक है, हर एक फोटोन में इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। वो एनर्जी का फॉर्मूला उन्होंने E इक्वल्स टू एच म्यू से दिया हुआ है। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो पहले तो प्लैंक्स कांस्टेंट और इनटू मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, इतनी इतनी एनर्जी हर एक फोटोन के अंदर प्रेजेंट होगी जिस भी रेडिएशन से वो फोटोन आ रहे हैं या फिर क्वांटम आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जरा हम देखते हैं, यानी आप ये जरा सोच ले कि लाइट अगर पड़ती है ना या फिर उठती है, जो भी होता है, लाइट एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जाती है। ऐसा नहीं कि कभी कभी एक्स ले लिया, कभी वाई ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो पड़ती है ना, उसमें मान लो कि अगर 15 पार्टिकल्स पड़े, 15 फोटोन्स अगर पड़ रहे, ठीक है, तो 15 फोटोन्स जितनी एनर्जी ही वो लाइट लेके आई है बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30 फोटोन्स अगर लाइट में है तो बस उसकी एनर्जी भी फिक्स है। ऐसा नहीं कि कुछ भी एनर्जी आ गई। ठीक है, यानी द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन द डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। उनकी एनर्जी की एक हद बनाई हुई है। ठीक है, ऐसा मान लो कि एक फोटोन जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी कैरी कर रहा है। अब आप अगर चाहे कि, ठीक है, 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई उसमें से एक काम करो, एक फोटोन डालो और दूसरा फोटोन जो है ना वो उसका थोड़ा आधे में से उसमें थोड़ा सा निकाल लो, बस उतना ही डालो। ऐसा नहीं है, वो एक फोटोन है, वो पूरा पूरा डलेगा। यानी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से एनर्जी लगेगी। बीच में से कोई एनर्जी जो है वो नहीं आती। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी में लाइट जो है वो एब्जॉर्ब और एमिट होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। आप देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर हम आ जाते हैं, इसको जरा देखते हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन होगा। जरा सी भी कंटिन्यूटी ब्रेक मत कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ। मैं भी देखो कुछ भी नहीं, बस ये यहाँ पे बस कंसंट्रेट करो बस। ठीक है, देखो आप देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस तरह से इसमें से एक्सप्लेन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में असल में ये है कि यहाँ पे जो सीआरटी एक्सपेरिमेंट था, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, बड़ी सी बैटरी लगा दो यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे इस ये वाली ट्यूब आ गई। यहाँ ना एक ये खाली रेडिएशंस के लिए थोड़ी जगह छोड़ दी। यहाँ पे कैथोड ले लेते हैं, यहाँ पे एनोड ले लेते हैं और इसको कम सर्किट को एक वोल्ट मीटर लगा के कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये है कैथोड, ये है एनोड, और यहां से ना अपने रेडिएशंस डालेंगे जो सीधा इस कैथोड पे पड़ेगा। यहां से क्या आएंगे, रेडिएशंस आएंगे जो सीधा कैथोड पे पड़ेंगे। अब हमें सीआरटी एक्सपेरिमेंट के वक्त हमें पता है कि हमें ना 10,000 से 20,000 वोल्टेज जितना एनर्जी जो था वो हमें देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जरा देखिए कि रेडिएशंस अगर हम यहाँ से डाल रहे हैं तो जो वोल्टेज है ना वो बस 3,000 से 5,000 तक के ही वोल्टेज जो है वो यहाँ पे लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि रेडिएशंस जो है इसमें से एनर्जी आके इस पर टकराती है और बची कुची एनर्जी जो है वो वोल्ट मीटर से चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में कम एनर्जी लगती है, क्योंकि रेडिएशंस जो है वो भी एनर्जी दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में। ठीक है, या उस वक्त ना असल में इस तरह से था कि वेव नेचर जो था ना उसका फेमस था कि भाई लाइट जो होती है वेव नेचर, लाइट जो होती है वेव नेचर, बस लाइट वेव नेचर जो है पोजेस कर, मतलब वो उसके अंदर वेव नेचर होता है। ठीक है, लेकिन तब ये वाली वेव नेचर में असल में क्या होता है कि वेव नेचर जो होता है ना वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन
इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी की बात आ जाती है। और जो पार्टिकल नेचर होता है ना वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब असल में क्या हुआ था कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ना, इसमें से देखे जरा यहाँ से रेडिएशन आ रही है, तो इनका मानना था, वेव नेचर फेमस था तो वो ये कहते थे कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। बट एक्चुअल में ये जो लाइट जो थी ना यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती थी। अब फ्रीक्वेंसी पे वो कैसे डिपेंड करती थी तो मैं आपको समझाता हूँ जरा। देखिए उसमें क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, आप मानिए यहाँ पे जरा, ठीक है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है, ठीक है, अंदर रहे गए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी। अब प्लैंक यही तो बताना चाह रहा था, ठीक है, प्लैंक ने अपना जो क्वांटम थियरी उसने दी कि लाइट जो होता है वो एट फोटोन्स के फॉर्म में जो लाइट आती है उसमें एक एक पार्टिकल नेचर होता है, एक एक पार्टिकल में एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। वो यही कहना चाह रहा था भाई कि इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कैथोड का सरफेस है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ, अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि ये कैथोड का सरफेस, यहाँ पे गलतियां होती है, ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। कैथोड का सरफेस इसको मान लीजिए, ठीक है, अगर इसमें रहे इलेक्ट्रॉन को अगर चाहिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, अगर इसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी अगर इसको चाहिए, ठीक है, तो आप जरा सोचिए इतना एनर्जी अगर उसको मिलेगा तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से रेडिएशन उसको दे रहे हैं, अगर वो रेडिएशन सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो आप बताइए उसके एक एक पार्टिकल के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, ठीक है, वो जाके इस पर टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है उसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, वो बाहर निकलेंगे नहीं, ठीक है, वो बार बार आके टकराते जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे नहीं। ठीक है, आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, ठीक है, हर एक फोटोन जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, फॉर एग्जाम्पल 15 यूनिट, यहाँ पे 15 यूनिट मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा के 15 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, ये 20 यूनिट, 15 यूनिट का एनर्जी उस पर जाके टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन को तो चाहिए 20 यूनिट, जब तक उसको उसका यूनिट जितना एनर्जी नहीं मिलेगा वो बाहर तो निकलने वाला है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जितना भी चाहे इंटेंसिटी बढ़ा दो, यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको जितना चाहिए, ठीक है, एनर्जी, उतने एनर्जी का फ्रीक्वेंसी, उतने एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आ जाए, उतना रेडिएशन उसमें डालना जरूरी हो जाता है। जैसे कि ये हमने कुछ एक्स फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हमने डाले, ठीक है, अब वेव नेचर क्या कहना चाह रही थी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, बस उस पर इंटेंसिटी बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नहीं, पर ऐसा नहीं हो रहा था। जो हमने देखा कि जो लाइट आ रही है उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया गया था कि उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी के नहीं डाल सकते, मिनिमम इसको इजेक्ट कर पाए उतने फोटॉन्स, उतनी एनर्जी होनी चाहिए, उतनी एनर्जी की रेडिएशन अगर हो, अगर हम उस पर डालते हैं, मान लो कि हमने कोई वाई फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है, वाई फ्रीक्वेंसी के हमने रेडिएशंस ले लिए, उसके पास मिनिमम 22 यूनिट ऑफ एनर्जी एक एक फोटोन में अगर होती है, यानी एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएंगे तो एनर्जी एक एक फोटोन की बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जो फोटोन्स एनर्जी लेके जा रहे हैं वो 22 यूनिट की है और इलेक्ट्रॉन को चाहिए 20 यूनिट, तो अब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में 20 यूनिट लग जाएंगे और बाकी के दो यूनिट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है उन्होंने ऑब्जर्व की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। यानी आप चाहे मान लो कि अगर अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि विबग्योर, ठीक है, यानी वायोलेट जो है उसको उसको ज्यादा एनर्जी वाला है और रेड जो है उसका कम एनर्जी है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वायोलेट रेडिएशंस का ज्यादा होता है। मान लो कि अगर उसको
हम येलो फ्रीक्वेंसी, येलो ये वाले जो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस जो होंगे उस पर हम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल 16 यूनिट का एनर्जी वो लेके जाते हैं, ठीक है। और अगर हम इस पे कितना भी उसका हम इंटेंसिटी बढ़ा दे वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनको 20 यूनिट ऑफ एनर्जी चाहिए निकलने के लिए। अगर हम यहाँ पे उनको ग्रीन वाले रेडिएशंस दे देते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ के अगर इसका फ्रीक्वेंसी में एक एक फोटोन अगर एनर्जी कैरी करता है वो 21 यूनिट है, तो अब जो होंगे ना, अब जो होंगे यहाँ पे उनका एनर्जी बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी का क्या रोल है, आप कम इंटेंसिटी डालें कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इंटेंसिटी डालें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। और अगर आप और भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन डाल वायोलेट, ठीक है, इसका मान ले कि 30 यूनिट होंगे, तो उसके बाकी की जो एनर्जी होगी ना वो ये लेके निकल जाएगा, ठीक है। यानी इंटेंसिटी जो है वो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में काम आती है, ठीक है। उतना इलेक्ट्रॉन्स अगर हम डालेंगे, उस उतनी एनर्जी अगर वो प्रोसेस कर रहे होंगे तो उतने उतने फोटॉन्स हम डालेंगे, अगर वो इतनी एनर्जी उनके पास होगी तो वो उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकालेगा। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। ये चीज जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थियरी जब उन्होंने दी, ठीक है, और उन्होंने बताया कि लाइट का वेव नहीं पार्टिकल नेचर होता है, तो पार्टिकल नेचर से ये वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको एक्सप्लेन किया गया। और एक्सप्लेन करने के बाद एक फॉर्मूला, बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला उन्होंने दिया, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया। फॉर्मूला क्या था, पहले तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता है प्लैंक का, ठीक है। एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। तो अब जरा देखें, हम अगर इतनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से एच म्यू नॉट जो है ना, इतनी फ्रीक्वेंसी जो है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी जो है उसको इतनी एनर्जी जो है उस, अगर हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं, ये कौन सी एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, इतनी एनर्जी दे रहा है, इतनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इतनी एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगेगी, और बचेगी जो एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो लेके भागेंगे ना वो ये काइनेटिक एनर्जी, बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेंगे उतना ही ज्यादा वो तेज भागेंगे, ठीक है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो ये तो बढ़ने वाली है नहीं, इसको तो जितनी चाहिए उतनी है, अगर हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, यानी उतनी तेजी से वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या है, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते जाएंगे अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम एक बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले पानी वानी पी के जरा सा फ्रेश हो जाए, ठीक है, क्योंकि आधा घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है और 15-20 मिनट हम क्लास को आज लाइमन बार्मर और ये सब सीरीज ना हम कंप्लीट करने के बाद ही लेक्चर को ओवर करेंगे। और कल हमारा होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, बहुत लंबा नहीं चलेगा ये वाला टॉपिक, इतना भी ज्यादा लेंथी है नहीं, पूछने वाले क्वेश्चंस को हम बस कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ जाएगा, ये सब बातें आ जाएंगी। जरा आप लोग फटाफट से पानी वानी पी के जरा फ्रेश हो जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बात है, देखिए आगे पढ़ने वाली जो बात है वो जरा हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए जरा आगे क्या हुआ, अब थोड़ा सा हम ना बोहर का एटॉमिक मॉडल के थोड़ी सी बात, एक जो बात है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं
क्योंकि उसका एविडेंस है ये वाली चीज, ठीक है। ये ना उसकी एक, लेकिन फिर आपका बोहर एटॉमिक मॉडल आपको सीखना डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर अगर मैंने ये बात अगर पहले बता दी तो बोहर एटॉमिक मॉडल आप नहीं सीख पाओगे। चलिए मैं बोहर एटॉमिक मॉडल की एक छोटी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए असल में क्या होता है, बोहर ने जो लिमिटेशन जो था उसका कहना, जो रुदरफोर्ड का लिमिटेशन है यहाँ पे आया था कि इलेक्ट्रॉन जो इसके इर्द गिर्द घूमता है वो इलेक्ट्रॉन इसमें कोलैप्स हो जाना चाहिए। कैसे? ऐसे घूम 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 के इसमें कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन वो कोलैप्स तो नहीं होता, ठीक है। तो किस तरह से, तो बोहर ने एक्चुअली में ये समझाया उनको कि जो प्रोटॉन्स जो है, न्यूक्लियस जो है ना, उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, उनको ना तो कोई एनर्जी चाहिए और ना ही वो एनर्जी देते हैं। न्यूक्लियस के साथ उनका जो अट्रैक्शन है ना, देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से गौर से बातों को जरा ना समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप अब तक जितनी भी बातें हमने की और सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये बोर ने ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो इसके इर्द गिर्द जो न्यूक्लियस के घूम रहे, जो एक अट्रैक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना, मान लो कि इसका, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा तो इसका अट्रैक्शन और भी ज्यादा होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा तो ये थोड़ा सा कम होगा, अगर यहाँ रहा तो और भी कम, अगर यहाँ रहा तो और भी कम, अगर यहाँ रहा और भी कम, ठीक है। इससे एक बात समझिए, जितना वो कम, जितना वो नजदीक रहा होगा ना, यहाँ उसका अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, एनर्जी जो उसकी होगी ना उतनी ही कम होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी उससे भी कम होगी, यहाँ पे अगर कर रहा है तो उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, अगर यहाँ पे कर रहा है तो इससे भी ज्यादा होगी, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही, जरा जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत प्यारी सी बात है ये। अब इसमें क्या होता है कि उन्होंने ये बताया कि जिस भी डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूम रहा है ना, वहां उसकी एनर्जी जो है ना वो फिक्स है। उसको ना तो कोई एनर्जी और ज्यादा चाहिए और ना ही उसको एनर्जी जो है वो लिबरेट करनी है। यानी अगर मान लो कि न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द यहाँ इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में अगर वो यहाँ पे अगर वो रहा है और यहाँ पे घूम रहा है, तो ना ही इसको इसके अंदर जाना है और ना, यानी उसकी एनर्जी कम करनी है, और ना ही इसको बाहर जाना है, यानी उसको एनर्जी उसको ज्यादा लगानी है, ठीक है। इस यानी इसका मतलब क्या था कि वो जिस भी ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है, उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी जो है ना वो फिक्स है, ना तो उससे कम उसको एनर्जी चाहिए, ना ही उससे ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए उस वाले ऑर्बिट में। यानी एक स्टेज है, ठीक है। उसके ना हर एक स्टेज होने वाले हैं। आप मान ले कि यहाँ पे ना आप एक एडवेंचर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग है, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी बह रही है, यहाँ पे ना एक नदी बह रही है, ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये इंडियन फ्लैग तक जितना करीब हो सके ना, आपको इंडियन फ्लैग के उतना करीब है, क्योंकि आपको उससे बहुत चाहत है। जितना आप करीब होगे आपको उससे अट्रैक्शन और जितना ज्यादा लगेगा, जितना करीब होगे आपकी एनर्जी उतनी कम होगी। अब जो है ना ये इंडियन फ्लैग का ना वो यहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे नदी है, नदी में ना कुछ पत्थर से रखे हुए हैं। एक ये स्टेप है, ये स्टेप है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। अलग अलग से, एक सेकंड ना जरा होल्ड कीजिए, मैं आता हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट अ मिनट होल्ड करना, बैठे रहना, कहीं भी जाइएगा मत, मैं आता हूँ बस 2 मिनट।
So welcome back. I'm sorry for your inconvenience. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और बने रहिए मेरे साथ। बस देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है, यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जरा सोचिए आप, ये जो स्टेप्स है ना, आप अगर करीब से करीब आपको जाना चाहोगे, ठीक है, आपकी एनर्जी जो होगी ना वो उतनी ही कम होती जाएगी, जितना आप करीब जाओगे उतना स्टेबल होते जाओगे। तो आप यहाँ पे एक तो आ सकते हैं, एक आप यहाँ पे आ सकते हैं, एक आप यहाँ पे आ सकते हैं, एक आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बीच में कहीं भी नहीं रह सकते, इसके बीच में आप कहीं भी नहीं रह सकते। अगर इसके बीच में आप कहीं भी रहे तो इस फ्लो के साथ आप बह जाओगे, आप कहीं भी दिखोगे भी नहीं, बहुत ही ज्यादा फ्लो में जा रही है रिवर, आप बह जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप नहीं रह सकते, ठीक है, इस फ्लो में आप बह जाओगे। और ये न्यूक्लियर और ये जो है इंडियन फ्लैग है, बस आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ, और यहाँ पे ना मगरमच्छ है, यहाँ पे जो है वो मगरमच्छ मगरमच्छ रहे होंगे। बहुत गंदी सी पेंटिंग है आई नो, पर अभी हमें ना बस ये फोकस करना है। मान लो कि यहाँ पे मगरमच्छ रहे हैं, ठीक है, यानी अब आप देखिए जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन्स आप जो है यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे बस इससे करीब जाओगे तो या तो नदी में बह जाओगे या तो मगरमच्छ खा जाएगा। बस इंडियन फ्लैग को आप इतनी करीब से आप एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। चाहिए तो क्या कि आप उससे लिपट लिपट जाए, एकदम करीब हो जाए उससे, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप वरना तो या तो मर जाओगे यार, बह जाओगे, या तो कत्ल हो जाएगा आप लोगों का। तो अब आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा इस डिस्टेंस पे आप खड़े रह के उसको देख पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। अब अगले एक और आदमी आया, ठीक है, एक और आया, उसको वो भी कह रहा है मुझे भी अब जाना है, तो ये दोनों आके यहाँ पे खड़े रह जाएंगे। चलो दो, इतना बड़ा पत्थर है, दो आ गए। तीसरा आया, अब तो भाई जगह नहीं है, वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, उससे कई डिस्टेंस तो ये हो सकता है, तो वो यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। चौथा आया, वो भी बोलता है मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। फिर पांचवा आया, तो अब ये तो जगह पर गई, बीच में तो कोई रह नहीं सकते। बस एग्जैक्टली यही चीजें हो रही है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के साथ। इलेक्ट्रॉन तो अरे भाई उसको गले से लगा ले न्यूक्लियस को, लेकिन उसकी एनर्जी जो है ना वो फिक्स है। या तो वो यहाँ ये अब इसको थोड़ा ना हम रिलेट करते हैं, इसको मान लो कि न्यूक्लियस है ये चीज, ये वाले जो है ना, ये सारे इंसान, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पत्थर है ना बड़े बड़े, ये उनके शेल है। क्या है? शेल है। यानी वो यहाँ पे रह सकते हैं, उनकी इतनी एनर्जी, यानी बस यही चीज जो है वो एटम के अंदर है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो सारे शेल है, अलग अलग एनर्जी के सारे शेल अरेंज किए गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बस उसी शेल के अंदर ही रह सकता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द वो शेल की एनर्जी फिक्स है, और उसी शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। वो शेल की एनर्जी क्यों फिक्स, मतलब किस तरह से फिक्स है? फिक्स यानी कि इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी होगी, कितने एनर्जी से वो स्टेबल होगा, वही इस शेल की एनर्जी होती है। यानी एक पाथ बनाए गए हैं, उसी पाथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये उसका कहना था, ठीक है। आई होप आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो यही वो कहना चाह रहे थे, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि इसमें इसको इन्होंने प्रूव किस तरह से उन्होंने करा, इनको प्रूव कैसे हुआ। ये बात प्रूव भी तो करनी होती है, कोई ऐसे ही थोड़ी ना मान लेगा। हमने बोल दिया और सब हमारे जो है रिश्तेदार हो रहे हैं, आजकल तो रिश्तेदार भी नहीं मानते, भाई तुम बताओ ये कैसे हुआ, प्रूव करो, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे प्रूव करके दिखा देते हैं लोगों को कि ये कैसे हो रहा है। अब जो है ये होता है एविडेंस। एविडेंस देंगे हम, ठोस प्रूफ देंगे हम, ऐसे ही नाम कह रहे हैं, हमारी बातों में दम है। एविडेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है।
अब इसका एविडेंस क्या है इसको समझते हैं। बस ये आखिरी टॉपिक, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे। बस एकदम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, एकदम ध्यान लगा के इसको जरा सीख लीजिए, बने रहिए मेरे साथ और इसको हम सीखते हैं। एविडेंस एकदम बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। जरा यहाँ पे देखिए एविडेंस क्या मिला, एविडेंस ऐसी क्या बात थी कि इसको इन्होंने प्रूव किस तरह से करा भाई। तो देखिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जो होता है हमें जैसे कि पता है ये प्रिज्म है, ठीक है, ये रहने वाला है प्रिज्म। इसमें अगर हम विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो यहां से हमें पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है विबग्योर का, विबग्योर का पूरा स्पेक्ट्रम हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो व्हाइट लाइट जो है ना, यहाँ पे हम इंसिडेंट करते हैं प्रिज्म में से और उसमें से रिफ्लेक्ट होके यानी कि मतलब जो डिस्पर्स होके ये पूरा, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं, डिस्पर्सन कहा जाता है। अब प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग एक फोटोन जो है डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके अंदर। व्हाइट लाइट में इन सारों की पॉसिबल एनर्जी होगी, ठीक है, व्हाइट लाइट के अंदर इन सभी की पॉसिबल एनर्जी होगी, ठीक है। यहां से वो डिस्पर्स होके विबग्योर के अंदर फैल रहा है, पूरा विबग्योर बन जा रहा है। यानी अब मैं बार बार वो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन नहीं बोलूंगा, एनर्जी से आपको समझाऊंगा, ठीक है। व्हाइट लाइट की जो के अंदर जो ये जो विबग्योर में जो रेडिएशंस जो है इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उन सभी की जो एनर्जी होगी वो इस व्हाइट लाइट के अंदर रही होगी, ठीक है। तभी वो इस तरह से डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है, डिस्पर्जन का फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिए, जरा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसी लाइट को इस व्हाइट लाइट से पहले अगर हम यहाँ पे यानी मान लीजिए अगर यहाँ ये प्रिज्म है और यहाँ पे ये जाके इस तरह से खुल रहा है, यहाँ पे अगर मान ले कि एक कंटेनर जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हो, हाइड्रोजन गैस अगर इसमें भरी है और यहाँ पे हम इसको इंसिडेंट कर रहे हैं व्हाइट लाइट को, ठीक है, तो वो इसमें से पास होके जा रही है। अब क्या होता है, हमने क्या माना है कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके इर्द गिर्द पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इनकी कुछ ना कुछ अलग अलग एनर्जी रही होगी। इसकी मान लेते E1, E2, E3 फॉर एग्जांपल। इसकी मान लेते हैं हम एनर्जी, चलो E1 ही मानते हैं, ठीक है, कोई हाइपोथेटिकल नहीं मानते, E1, ठीक है, E1 एनर्जी रही होगी। अब हमें पता है कि अगर चले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्टेन एनर्जी के शेल में ही वो रहे होंगे, इतनी एनर्जी के डिस्टेंस पे ही वो जो है रिवॉल्व कर रहे होंगे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, ठीक है। अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को E1 और E2 में जितनी एनर्जी का डिफरेंस है उतना एनर्जी अगर हम इस इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन को अगर हम दे दे तो वो यहां से जंप करके यहाँ पे जा सकता है, बीच में तो कहीं नहीं रहेगा। मान लीजिए कि इसको 20 मानते हैं, इसको 10 मानते हैं, अगर इस पे 15 की एनर्जी दी तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि अलग अलग स्टेप बने हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे रहा इंसान, अगर यहाँ पे रहा जो इंसान आखिरी बंदा है और ये अंदर वाला जो है, ठीक है, ये यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से इस ओर से मुझे ना थोड़ी मस्ती सूझी और मैंने यहाँ पे मैं खड़ा था, यहाँ से मैंने इस वाले बंदे को मैंने पत्थर मारा, ठीक है, मैंने पत्थर मारा, अगर वो 50 यूनिट की एनर्जी से ही अगर वो गिर सकता है तो मैंने अगर 35 यूनिट की एनर्जी से वो पत्थर मारा तो वो नहीं गिरेगा, वो गिरेगा नहीं, ठीक है। अगर मैंने 50 या उससे ज्यादा एनर्जी वाले से मैंने उसको अगर पत्थर मार दिया तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे उसका बैलेंस बिगड़ेगा और वो ऊपर वाले यहाँ पे पत्थर में आ जाएगा,
ठीक है, समझ में आ गया। सेम चीज इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है कि अगर हम इसको पत्थर मारते हैं, बीच वाली एनर्जी से पत्थर मारा तो वो कहीं नहीं जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई तू मुझे देख कुछ भी कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इतना जोर से पत्थर मार दिया, ठीक है, कि उसका एनर्जी का उसको हद हद आ गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, खुद को उसके ऊपर वाले पत्थर में भेज देगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अब उसको पता चल गया कि भाई अब मैं पत्थर मारने वाला नहीं हूँ, तो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी जब इस एनर्जी लेके चला तो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो स्टेबल नहीं होता, उसको करीब आना होता है, उसको चाहत है पॉजिटिव चार्ज की, तो वो क्या करता है, वापस से करीब आ जाता है, अब स्टेबिलिटी। यही चीज हमें इसके अंदर देखने को मिलती है कि व्हाइट लाइट में सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस होंगे। उसमें से हाइड्रोजन गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहा है ना, शेल, ठीक है, उसको एक शेल ऊपर जाने में जो एनर्जी लगने वाली होगी, उसके भी रेडिएशंस इसमें रहे ही होंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस ये कैरी करता है। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के फोटोन्स इसमें है, तो इसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी के फोटोन्स इसको मिल ही जाएंगे। अगर हम इसमें से पास करते हैं तो उतनी एनर्जी के फोटोन्स वो उसके अंदर समाएगा। तो अब जितनी एनर्जी वाले फोटोन्स उसने उसके अंदर ले लिए, ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, अगर इसने एब्जॉर्ब किए हैं तो ये आगे जो व्हाइट लाइट जाएगी उसके अंदर वो वाले फोटोन्स नहीं होंगे। अब वो वाले फोटोन्स नहीं होंगे यानी वो वाली लाइट नहीं होगी, यानी वो वाली लाइट वहां से एम्प्टी हो जाएगी। उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सच मत मानेगा। ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये आता है, ठीक है, फिर ये आता है, फिर अलग अलग सिर्फ मान रहा हूँ, ठीक है, इसको सच मत मान लेना कैसा। ये वाला है, फिर इसको मान लो कि ये वाला है। अब यहाँ पे ना ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम जो है वो भर जाएगा। यहाँ पे भी एक मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ, ये वाला सारा स्पेक्ट्रम भर जाएगा। बस जिस एनर्जी के रेडिएशंस उसने एब्जॉर्ब किए होंगे, ठीक है, वो वाले रेडिएशंस की जगह पे यहाँ पे ब्लैक, वो यहाँ पे खाली हो जाएगा, यानी वो उसका जो है यहाँ पे कुछ भी कोई रेडिएशंस नहीं पड़ेगी और ये ब्लैक एरिया हो जाएगा। यानी ये वाले रेडिएशंस इस हाइड्रोजन गैस ने एब्जॉर्ब किए हैं। जब ये लाइट देना हम बंद कर देंगे, तब वो वाले रेडिएशंस जो इसने एब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है, उसको वो फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो उतनी एनर्जी को वापस से रिलीज कर देगा, और वो वाले रेडिएशंस जब रिलीज होंगे तो बाकी सब तो अब खत्म हो चुका है, ये सब कुछ तो अब चला गया। जो वाले रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए थे ना, बस वो कलर के रेडिएशन सब उस पर गिरेंगे। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि हाइड्रोजन गैस के अंदर जो है, ये एक एविडेंस दे रहा था कि जो है कोई भी एलिमेंट या फिर गैस के अंदर इस तरह से जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल फिक्स हो रखे हैं कि इतने ही एनर्जी उसको अगर मिलेगी तब वो एक्साइट करेंगे, और एक्साइट करने के बाद इलेक्ट्रॉन वापस से स्टेबिलिटी में आएगा, तब वो और स्टेबल होगा, यानी एनर्जी को जितनी उसने ली होगी उसने उतनी एनर्जी को वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो उतने ही रेडिएशंस जो है वो यहाँ पे जितनी एनर्जी को वो रिलीज करेगा उससे बनते हुए रेडिएशंस जो है यहाँ पे हमें एमिट, इस ब्लैक सरफेस, अगर हम इसको फिर ब्लैक सरफेस कर दे, ठीक है, तो जितनी एनर्जी उसने ली होगी उस एनर्जी के फोटोन से वो रिलीज करेगा, तो वो वाले कलर ऑफ लाइट जो यहाँ पे होना चाहिए, जो ब्लैक एरिया से कवर हो गया, वो यहाँ पे अब जब ब्लैक सरफेस पे उसको हम एनर्जी को रिलीज करेंगे तो यहाँ पे होता हुआ दिखेगा, आता हुआ वो कलर का रेडिएशन हमें दिख जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। और एक बात अहम ये समझ लीजिए कि ये जो हर एक एटम जो है ना उसके अंदर रहे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो अलग अलग एनर्जी लेवल में होते हैं।
हर एक एटम जो होता है ना, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट 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 स्पेक्ट्रम होते हैं। कोई ये वाला एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कोई उसके बाजू, कोई उसके बाजू, कोई उसके बाजू, कोई उसके बाजू। हर एक एटम का एक अलग स्पेक्ट्रम है। तभी तो हम मार्स पे जाके हमें कैसे पता चला कि वहां पे ऑक्सीजन या कार्बन या धिकला फलाना कुछ ना कुछ तो होगा वहां पे, धिमकाना, ठीक है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, वो हमें कैसे पता चल रहा है? तो उनका हर एक ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम यहाँ जो रहा होगा वही वहां रहा होगा। ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम हर जगह पे सेम ही होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। यानी उसमें से आता हुआ स्पेक्ट्रम, यानी उस वो जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, उतनी एनर्जी और कोई एटम एब्जॉर्ब नहीं करने वाला। यानी उसका जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है, ये जो मिला हमें हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम मिला, ऑक्सीजन का कुछ और मिलेगा, नियॉन का कुछ और मिलेगा, फ्लोरीन का कुछ और मिलेगा। सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, क्योंकि सभी का जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग है, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, सभी का अट्रैक्शन अलग अलग है, सभी का एनर्जी लेवल भी अलग अलग है। इस वजह से सबका अपना एक आइडेंटिटी है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस को हम लेके जो अलग अलग जगह पे हम हमारा रिसर्च करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बस इतना साज हजम कर ले, इतना ही हम रखते हैं। अराउंड 1 आवर होने को आया है, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही बस जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही फिजिकम एकेडमी पे आप लोग पढ़ते रहिएगा। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सी बातें हम आपको सिखाते रहेंगे। और जो नॉन सब्सक्राइबर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नॉन सब्सक्राइबर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस सब्सक्राइब एक बटन दबाने में तो यार किसी का कुछ भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक सी यू, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड टेक केयर।